की बात है, किसी एक गांव में पद्मनाभम नाम का एक किरीवी व्यापारी रहता था। वो बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करता था। दूसरों के दुख को जाने बिना ब्याज बढ़ा देता था। क्या रे संतोष, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ है? मैं वापस आके बात करता हूँ, मुझे अभी जाना है, बहुत देर हो गई है। यहीं पे रुकना, मैं वापस आके बात करता हूँ। अरे मुझे बताओगे तो मैं कुछ सहायता कर सकूंगा ना। मुझे 2000 रुपये चाहिए, दोगे क्या? अरे मेरे पास होते तो यहाँ पे मैं क्या ऐसे खाली बैठा रहता? जाओ जाओ, मेरे हिसाब से तुम कोई काम पे जा रहे थे। इसके बाद सतीश तुरंत उस व्यापारी के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद, क्या रे नागराज, कैसे आया? फिर से कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? कितने चाहिए बोल? पैसे लेने के लिए नहीं मालिक, लिए हुए पैसों के सूद देने के लिए आपके पास आया हूँ मैं। ये लीजिए। ठीक है, जरा थोड़ा रुकना तो। सुनिए रंगनाथ जी, जरा देखिए, ये 100 रुपए लाकर दिया था क्या? एक बार हिसाब की किताब देखकर बताइए जरा कितना कर्जा है? मालिक, इस नागराज ने पिछले महीने 5 तारीख को 10 बजे 1000 रुपये आपसे ब्याज के रूप में लिए थे। अब 100 रुपए के लिए 10 रुपए सूद के हिसाब से 1000 रुपए के लिए 100 रुपए दिए। हाँ, अभी समय क्या हुआ है रंगनाथ जी? मालिक, अब तो दोपहर के 12 बज गए। तो फिर ठीक है, समय पर सूद नहीं देने वाले को दुगना सूद भरना पड़ता है, समझे? पिछले महीने की 5 तारीख को करीब 10 बजे पैसे लिए थे, तो ठीक इसी महीने की 5 तारीख को 10 बजे के अंदर सूद आना चाहिए। मगर तुम तो 12 बजे सूद लौटा रहे हो, यानी कि 2 घंटे देर से सूद चुका है तुमने। तो 100 रुपए ज्यादा सूद चुका के जाना नागराज। मालिक, थोड़ी दया कीजिए, खाली 2 घंटे देर होने की वजह से दुगना सूद वसूल करना सरासर अन्याय है मालिक। तुम मुझे न्याय और अन्याय के बारे में बताने वाले होते कौन हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम। मैंने तो तुझे पैसे सूद के देने वक्त भी कहा था, एक दिन पहले ही सूद देना चाहिए। अगर तूने कल सूद चुकाया होता तो तुझे आज ये नौबत नहीं आती। अरे मालिक, क्या करें आप? मैं अभी के अभी आपको 100 रुपये कहाँ से ला कर दूंगा, बताइए। तुझे अभी कभी नहीं चुकाना पड़ेगा, मैं उसको लिए हुए पैसों में मिला दूंगा। मतलब तुमने हमारे पास से 1100 रुपए उधार लिए, ऐसा लिख लेते हैं। अगले महीने आके 1100 रुपए का सूद चुका के चले जाना, ठीक है? बाप रे, आप ऐसे सूद वसूल करेंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा मालिक? मालिक, थोड़ी तो दया कीजिए। अगर मैं तुम्हारे पास से सूद वसूल नहीं करूंगा तो कैसे जीऊंगा? देखो, मैं तुझे एन वक्त पर पैसा देता हूँ, इसलिए तुझे मुंह मांगे कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं तो मेरे पास से पैसा लेना बंद कर दो। इसके बाद नागराज बेबसी में वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रास्ते में, क्या रे, वो पद्मनाभन क्या कह रहा था? गरीबी में आकर तूने उससे उधार लिया तो कर्जा कभी नहीं चुका पाओगे। उसको सूद देते देते ही तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसकी काली करतूतें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। 2 घंटे देरी से गया तो वो दुगना लगान वसूल कर रहा है। अगर उससे कुछ पूछते हैं तो अलग अलग तरह की धमकियां देने लग जाता है। अब क्या ही करेंगे, जरूरत पड़ने पर जितने भी पैसे चाहिए होते हैं हमें उनके पास जाना ही पड़ता है। मगर सही मौका देखकर हम लोगों को उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे भी खेत में बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। तुम भी चल रहे हो? मेरे भैया आएंगे अभी, मैं उन्हीं के लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कब से। तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। इसके 4 दिनों के बाद शहर जाकर टमाटर की फसल बेचने के लिए गाड़ी मांगने के लिए वो सतीश के पास जाता है और कहता है, अरे ओ सतीश, कल शहर जाने के लिए मुझे थोड़ी देर तुम्हारी गाड़ी चाहिए, दे दोगे? अरे अभी मांग रहे हो मुझसे? पहले ही मेरा एक बैल मर गया है, अभी तो मेरे पास एक ही बैल है। मेरे भैया एक बैल लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुझे कैसे दे पाऊंगा, सोच जरा। हे भगवान, अभी ऐसा होना था क्या? अभी मैं क्या कर सकता हूँ? जाके उस पद्मनाभ को ही पूछना पड़ेगा। अरे उसके पास क्यों जाते हो, एक नंबर का धोखेबाज है। 4 दिन रुक जाओगे तो मेरा बैल भी तैयार हो जाएगा। 4 दिन रुकने के लिए ये अनाज की फसल नहीं है, समझ गए आप? ऐसे तो पूरी की पूरी फसल ही एक बार में खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो बैलगाड़ी लेने के लिए व्यापारी पद्मनाभम के पास जाता है और कहता है, मुझे बैलगाड़ी देने के लिए कोई एतराज नहीं है, मगर तुम 10 दिन के लिए मांग रहे हो ना। एक रोज का कम से कम 10 रुपए किराया, पूरा मिला के 100 रुपए हो जाएगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो लेके जाओ, मगर हाँ, पहले पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। मालिक, आप तो बैलगाड़ी का किराया इतना ज्यादा मांग रहे हो मुझसे। अगर मैं मुझे मिलने वाले पूरे पैसे आपको दे दूंगा ना, तो भी मुझे कुछ भी नहीं बचने वाला। थोड़ा तो मालिक कम करके दीजिए ना। ये सब मेरे पास मत बोला नागराज, मुझे किराया पहले ही दे दो, कल गाड़ी आके लेके जाना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ओ तो एक बैलगाड़ी का किराया है और जोड़े बैलगाड़ी का
एक दिन का किराया कम से कम 18 रुपए है। मुझे तो एक ही बैलगाड़ी बहुत होगी मालिक, मगर अब मेरे पास तो केवल 50 रुपए ही बचे हैं। मैंने तो पूरे 10 दिन के पैसे 100 रुपए पहले देने के लिए पूछा था तुमसे। अगर तुम वो भी नहीं दे पा रहे हो तो ठीक है, 50 रुपए दे के लेके जाओ। बाकी के तुम्हारे 50 रुपए सूद के हिसाब में मिलाऊंगा। बाकी के 50 रुपए आप सूद के हिसाब से मिला लीजिए। नहीं, ये लीजिए 50 रुपए, मैं आपको ये बयान के रूप में दे रहा हूँ। कल बाकी के 50 और दे के आपकी गाड़ी ले जाऊंगा। इसके बाद वो घर जाने लगता है। रास्ते में उसे सतीश मिलता है। अरे ओ नागराज, तुम्हारे जाने के बाद मेरे भैया आए थे मेरे पास। वो देखो, बहुत चुस्त और तंदुरुस्त बैल खरीद कर लाए थे। अगर तुम्हें बैलगाड़ी चाहिए तो कल लेके जाना। ये बात तुम मुझसे अब कह रहे हो? मैंने तो पद्मनाभम के पास जाके उनकी गाड़ी को किराए पर ले लिया। उसके लिए उनको 50 रुपया बयाना भी दे के आ रहा हूँ मैं अभी के अभी। अभी मैंने उनकी गाड़ी नहीं ली तो वो मुझे 50 रुपया वापस नहीं देंगे। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि उसके पास मत जाओ तुम। अब क्या करोगे? अब मैं क्या करूँ बताओ? वो मुझे 50 रुपये वापस नहीं देंगे। क्यों नहीं देगा वापस? हो उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में तुम 50 रुपए सूद में कम करके उनको पैसा लौटा देना। उसके बारे में तुझे मालूम नहीं है, वो तो खाली लेने वाला है, वो देने वालों में से नहीं है। अभी पैसे देकर ज्यादा देर नहीं हुई है, जाकर वापस पूछ लो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, जाके पूछता हूँ। कम से कम 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे ना। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद नागराज फिर से पद्मनाभम के पास जाता है। क्या रे, बाकी के 50 रुपए लेके आए हो क्या? तो जल्दी दे दो, कल सुबह आके गाड़ी यहाँ से लेके जाना। बात वो नहीं है, मुझे अब आपकी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पैदल जाने के लिए सोच रहा था बस। आपको जो भी बयाना दिया था वो पैसे वापस मांगने के लिए आया हूँ अभी। दया करके मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे चलेगा रे? एक बात और बता दूं, हमारे बीच में होने वाले समझौते के अनुसार तू ही मुझे 50 रुपए देगा। ये क्या है? मैंने तो आपकी गाड़ी ली ही नहीं है, मुझे आपके पैसे क्यों देने पड़ेंगे बताइए? देखो, हमारे समझौते के हिसाब से 10 दिन का किराया 100 रुपए है और तूने मुझे 50 रुपए पहले ही दे रखे हैं। इसीलिए मैं दूसरे आदमी को देने वाली गाड़ी को तेरे लिए रोक कर रखा। उस वजह से उस नुकसान का भरपाई भी तुझे करना पड़ेगा, यानी कि बाकी के 50 रुपए चुकाना पड़ेगा। नहीं तो मैं अभी न्यायाधीश के पास जाके फरियाद करूंगा। न्यायाधीश के पास जाएंगे? नहीं रुकिए, क्या करूँगा मैं? कल आके आपको बाकी के 50 रुपए भी चुका दूंगा, ठीक है? इस तरह 50 रुपए मिले बिना ही नागराज को पद्मनाभम को 50 रुपए फिर से चुकाना पड़ता है। इसके बाद नागराज अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। ये क्या जी, अगर हम ऐसे ही सहते रहें तो ये हम लोगों से इसी तरह से हमेशा पैसे ऐंठते रहेंगे। हमें न्यायाधीश के पास चलना चाहिए, वो ही उन्हें सबक सिखाएंगे जी। गलती तो हमारी ही है ना। बाद में पैसे दे दूंगा ये बोल के मुझे वहाँ से आ जाना चाहिए था। आधे पैसे बयाने के रूप में मैं देकर आया था ना, इसलिए बाकी के पैसे भी मुझे भरने पड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फसल बेचने से मिलने वाले सारे पैसे उन लोगों को हमें सूद के रूप में या फिर गाड़ी के किराए के रूप में देना होगा। चिंता मत करो, भगवान ही हम लोगों को बचाएगा। अब तो बहुत ही जल्द उसको सही सबक मिलने ही वाला, देख लेना तुम। कुछ दिन बीतने के बाद नागराज का साला सुरेश उनके घर आता है उनसे मिलने के लिए। सारी बात जानने के बाद इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी क्यों हैरान हो, मुझे पता नहीं चल रहा है। ये तो देखिए, जैसा मैं आपसे कहता हूँ आप बस वैसा ही करना। मैं देखता हूँ कि पैसे कैसे नहीं मिलते हैं। ऐसा किया तो वो क्या करेगा, मुझे तो डर लग रहा है। आप लोग डरिए मत, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। कल सुबह हम दोनों मिलकर वहाँ जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही सुरेश और नागराज दोनों मिलकर पद्मनाभम के घर जाते हैं। यही है वो बैलगाड़ी, इसको ही हम ले जाने वाले थे वहाँ पे। कैसा है ये तो ठीक है जीजा जी, मगर ये बैलगाड़ी काम आएगी क्या? देखो पीछे वाला पहिया तो बहुत ही छोटा है इसका, इसके ऊपर उतनी दूर तक सफर हम क्या कर पाएंगे? जरा सोच कर देखो। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ए नागराज, ये आदमी कौन है? मैंने तो पहले कभी इसको यहाँ नहीं देखा। ये सुरेश है, मेरा साला है मालिक। इसके सारे घर वाले और मेरे सारे घर वाले मिलके कहीं जा रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे गाड़ी देखने के लिए आया है। क्या हुआ सुरेश, ये गाड़ी तुझे पसंद आई? सारे घर वाले मिलकर जा रहे हो? इतने सारे लोग गाड़ी पर आके जा कर रहे हो? ज्यादा नहीं है, बस कुल मिला के 12 लोग जाएंगे मालिक। अब पहले तो तिरुपति जाएंगे और उसके बाद चैनपट्टम जाएंगे। जीजा जी, बीच में नेल्लूर शहर में छोटी बहनों के घर भी तो जाना है, उनको भी तो साथ में लेके जाना होगा ना। अरे ये क्या, इतने सारे लोग एक ही बैलगाड़ी पर मिलकर सफर करने के लिए आखिर सोच कैसे सकते हो? वो बैल वजन नहीं सह पाएगा। मुझे लगा टमाटर को तुम शहर लेकर जा रहे हो। देखिए पद्मनाभम जी,
10 दिन गाड़ी किराए पे ले जाने के बाद हम लोग गाड़ी कहीं पे भी लेके जाए, इससे आपको क्या पड़ी है? मुझे क्या पड़ी है मतलब? गाड़ी तो मेरी है ना, वापस आने तक गाड़ी भी नहीं बचेगी और बैल भी जिंदा नहीं बचेगा। अब आप दोनों जा सकते हो, बैलगाड़ी किराए पे नहीं दूंगा, ये सब पहले बताना चाहिए ना तुम्हें। देखिए पद्मनाभम जी, एक बार समझौता होने के बाद ऐसे पीछे हटना आपको शोभा नहीं देता। ये लीजिए बाकी के 50 रुपए, बैलगाड़ी दीजिए। मजाक लग रहा है क्या तुम दोनों को? मैं अपने बैलगाड़ी किराए पे नहीं दे रहा हूँ तो नहीं दे रहा हूँ। ये लो तुम्हारे 50 रुपए वापस लेकर जाओ, मैं आप लोगों को गाड़ी नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। ये क्या, ऐसे कैसे आप समझौते का उल्लंघन कर सकते हैं बताइए? हम लोग तो पूरी तरह से सफर के लिए तैयार हो गए हैं, अब आप सफर रद्द करने के लिए बोलेंगे तो हम ये कैसे कर पाएंगे? पहले से सारे कामकाज बंद करके लिए तैयार हुए हैं। जी हाँ, सारे काम बंद करके ही हम यहाँ पे आए हैं। जब सफर को रद्द करने का बोलोगे तो हम क्या ही करेंगे? पैदल चल के उतनी दूर नहीं जा सकते है ना। पैदल चल के जाओ या हवा में उड़ के जाओ, वो आपकी मर्जी है। मुझे 50 रुपए देकर बैलगाड़ी तेरा मंजूर रही। हम सब लोगों को इतनी तकलीफ देने के लिए आपको भी जुर्माना भरना पड़ेगा, वो भी इसी वक्त। इन 50 रुपए के साथ साथ हमें और 200 रुपए भी दिलवा दीजिए, वही हमारे नुकसान को भर्ती करने के लिए सही जुर्माना होगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांगेंगे। अरे ये क्या, मुझे किस बात का जुर्माना भरना पड़ेगा? देखो चुपचाप 50 रुपए लेके यहाँ से चलते बनो। हाँ, नहीं तो क्या करोगे सेठ? चलो अभी न्यायाधीश के पास चलेंगे हम तो। हम लोगों को इतनी तकलीफ देने के बाद अगर हम लोग अब वहाँ पे जाएंगे तो आपको इससे भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। न्यायाधीश के साथ कुछ तालमेल भी नहीं है मुझे। अगर मैं अभी वहाँ गया तो इनके साथ मिलके मुझे बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। ये झंझट नहीं पालता हूँ। अच्छा देखो, इस 50 के साथ और एक 50 जोड़ के तुम्हें पूरा 100 रुपए दूंगा। अब तो जाओ यहाँ से। 200 रुपए से एक पैसा भी कम लेने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। चुपचाप दे रहे हो या फिर जाओ न्यायाधीश के पास। ठीक है, मैं 200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये लो 200 रुपए, ले लो। तो फिर बयाना 50 रुपए का क्या होगा, भूल गए हो क्या? वो भी 50 रुपए देने पड़ेंगे क्या? ठीक है, ये लो, ये भी लेके जाओ। देखो नागराज, इस दूसरे गांव के आदमी को मेरे पास लाकर पैसे वसूल किए जा रहे हो तुम मेरे से, हैं? देखो तुम्हारे सूद कल से 100 रुपए के 20 रुपए कर रहा हूँ मैं। अगले महीने से सूद चुकाते वक्त 1000 रुपए लेके 200 रुपए सूद देना पड़ेगा, नहीं तो कल के कल ही सारे पैसे वापस कर दो। हम लोगों के बीच जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से 100 के 10 रुपए ही सूद है। फिर भी मैं तुम्हें 3 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। मेरे पैसे मेरी मर्जी, अगर ब्याज मंजूर नहीं है तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे के अंदर मेरे पैसे आकर वापस दे देना। ठीक है, हमारे जीजा जी 1000 रुपए के लिए 200 रुपए सूद देने के लिए राजी हो गए। ठीक है, चलो जीजू अब घर चलते हैं। इस तरह वो दोनों पद्मनाभम के पास से वापस आते हैं। ये क्या किया है तुमने? महीने में 200 रुपए सूद चुकाना कोई मामूली बात है क्या? जीजू घबराओ मत, अब तो उनकी हरकतों का अंत होने ही वाला है। जब तक मैं उनको सही सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक इस गांव से नहीं जाऊंगा। असल में मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ ये बात आपको कल पता चलेगी। अगले दिन सुबह सुरेश पद्मनाभम के पास जाता है। ये तुमने क्या किया? मुझे बताए बगैर मेरी ही बेटी के साथ विवाह रच के मेरे सामने खड़े हो तुम, हैं? देखिए पद्मनाभम जी, आपकी बेटी लक्ष्मी के साथ अभी मेरा विवाह संपन्न हो गया है। जी हाँ पिताजी, ये विवाह बिल्कुल मेरी मर्जी से ही हुआ है पिताजी। सुरेश और मैं साथ पढ़ते थे। इस घर की परिस्थिति को जानने के बाद भी सुरेश मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। यानी कि हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता नहीं ला सकते थे, है ना? जी हाँ, आपने तो उल्टा दहेज पाने के लालच में इसे एक बूढ़े को सौंपना चाहते थे, उसके साथ मेरी शादी करना चाहते थे। अगर लक्ष्मी आपकी सगी बेटी होती तो आप ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते क्या? ये सब हमारे घर का मामला है, बीच में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों इस घर में पाव रखने की कोशिश मत करना, चले जाओ यहाँ से। अगर आप चाहोगे तो भी नहीं रुकेंगे। आपको हमारी शादी के बारे में इत्तला करने के लिए आए थे हम यहाँ पे। इसके बाद सुरेश अपनी बीवी को साथ लेकर वहाँ से चला गया। अच्छा ही हुआ, बिना कुछ खर्च किए ही वो घर से चली गई। तो फिर उस सरबिया के साथ उनकी शादी की बात पक्की करके 1000 रुपए ले लिया। अब उनको पैसे वापस करना पड़ेंगे क्या? इसकी शादी की वजह से 1000 रुपए का नुकसान हो गया मेरा। इस तरह अपनी पहली बीवी की बेटी लक्ष्मी की शादी उनकी मर्जी के बिना होने के दर्द से ज्यादा 1000 रुपए किसी को देना पड़ेगा, ये सोचकर वो ज्यादा परेशान हो जाता है। इस तरह 6 महीने बीत जाने के बाद एक चोर दौड़ते हुए पद्मनाभम के घर में घुस जाता है। कौन हो तुम और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस आए हो? देखो मैं एक चोर हूँ, 1000 रुपए चुरा के भाग गया हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैं यहाँ आपके घर में छुपा हुआ हूँ, उन्हें मत बताना। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चोरी की रकम में 500 आपके। ठीक है अंदर जाओ, अगर पुलिस आएगी तो मैं देख लूंगा। देखिए
इस तरफ कोई नीले रंग का कपड़ा पहने आदमी आया था क्या? वो एक नंबर का बदमाश चोर है। मैं बहुत देर से तो यहीं पर ही हूँ, यहाँ पे तो कोई नहीं आया था। अगर कोई दिखे तो उसको हमारे हवाले कर देना। पुलिस चली गई है, तुम बाहर आ सकते हो। अब मेरे 500 रुपए दे के जाना। क्या अरे क्या चाहिए? पहले चुपचाप घर के सारे पैसे निकाल के मुझे दे, नहीं तो एक ही बार में सीधा परलोक सिधार जाएगा। हाँ अच्छा तुम भी आयो क्या? अब तुम दोनों के साथ देखो मैं क्या करता हूँ। वो चोर उन दोनों को रस्सी से बांध देता है। मेरे पास से 500 रुपए वसूल करेगा क्या तू? तेरी आंखों के सामने पूरे घर को लूट लूंगा। अब तू देख तू क्या कर सकेगा रे। पिताजी, हमारी शादी की वजह से आपको 1000 रुपए का नुकसान हुआ था ना? देखिए, हम उस नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ आ गए। ये चोर चोरी करने के लिए हमारे घर में घुस गया है। ये लीजिए पिताजी आपके पैसे। बेटिया, अगर तुम लोग आज नहीं आते तो ये चोर बदमाश पूरे घर को लूट के चला जाता। देखो बेटिया, ये पैसे तुम्हारे पास ही रखना। अब मुझे सबक मिल गया है, अब मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। छोड़ दो ना लक्ष्मी, अब तो इन्हें सबक मिल गया है। हाँ बेटी, इस चोर ने हमें पीट कर उस खम्बे से बांध दिया था। तुम लोगों ने आकर हमें बचाया। आज से मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करूंगी। इसके बाद पद्मनाभम एक अच्छा इंसान बनकर अपनी बेटी और दामाद का अच्छे से इज्जत करने लगता है। उस दिन से व्यापारियों को उधार देने के बाद ज्यादा ब्याज वसूलना छोड़ देता है।